रेगुलर वीकली ब्रीफिंग है आज वो ड्यू है, तो मैंने स्पोक्स पर्सन साहब से बात की कि मैं भी उसमें चंद मिनट के लिए शरीक हो जाऊंगा। मेरी मीटिंग्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में स्टार्टिंग फ्रॉम 12 बजे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो स्पोक्स पर्सन ऑफिस है हैज़ बिन वेरी nicely managed and efficiently handled by हमारी colleague मुमताज़ मलोच साहिबा। in recognition of her services उनको हम गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उनको फ्रांस में पाकिस्तान का सफ़ीर मुतय्यन किया है। तो वो अगले चंद दिनों में अपनी जिम्मेदारियां वहाँ संभालेंगी इंशाअल्लाह। और कोशिश की है कि आपको इक्वली इस यानी फील्ड के हवाले से एक अहम साथी दें, वो शफकत साहब हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से वो आपके साथ होंगे वीकली ब्रीफिंग में। तो आपको याद होगा कि 2024 काफ़ी इम्पोर्टेंट साल था हमारे लिए। इलेक्शंस के बाद PMLN को मैंडेट मिला, अवाम ने मैंडेट दिया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। काफ़ी सीरियस चैलेंजेस थे, बड़ी हाई इन्फ्लेशन थी, 30s में थी, इंटरेस्ट रेट जो कि बिज़नेस को बिल्कुल इकॉनमी को चलने नहीं दे रहा था, वो 30s में इन्फ्लेशन के साथ साथ 22% पे बेस रेट था, यानी स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट जिसे कहते हैं। तो 2-3% ऐड कर लें मिनिमम जो बैंक अपना मार्जिन रखते हैं लैंड करते हुए, तो वो 25 से तो कोई बिजनेस उसमें चल ही नहीं सकता। इसी तरह GDP ग्रोथ जो हाल था, और दूसरी तरफ कहते थे कि पाकिस्तान सफारती तनाई का शिकार है। तो ये लेते ही जिम्मेदारी ऑब्वियसली हम तमाम फ्रंट्स पे काम शुरू हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परसों 31 की रात को आपकी मौजूदगी में उड़ान पाकिस्तान जो है इकॉनमी के हवाले से वो एक रोड मैप कौम के साथ शेयर किया। वो बेसिकली जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में जो जून में हमारा 5 साल का हमेशा 5 ईयर प्लान होता है पाकिस्तान का, काफ़ी कंट्रीज इस तरह अपने प्लान्स बनाती हैं। तो 2024-2029 का जो प्लान है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की इकोनॉमिक रोड मैप वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम के साथ और आपके साथ शेयर किया 31 दिसंबर को। अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट से इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। अभी तो इस महीने 5% से भी कम नंबर्स, रिसेंट नंबर्स आए हैं। और रेमिटेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रेंड है, इजाफा हो रहा है फॉरेन रेमिटेंसेस में। इसके साथ साथ GDP ग्रोथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलने से उसमें भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुए हैं इस पीरियड में। और इसके साथ साथ जो एक होप है इंशाअल्लाह जो कौम के साथ वादा किया था उसके ऊपर भी पूरी तरह मियां शहबाज साहब की क़यादत में हुकूमत कोशा है। एक अवाम का बिजली का बोझ काफ़ी ज़्यादा था, उसके मल्टीपल रीजंस थे। एक जो पाकिस्तान की करेंसी पिछले चंद सालों में 104 पे मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था जब मैं उनके साथ वज़ीर ख़ज़ाना था 2017 में, तो वो बस आनन फानन वो आसमान पे पहुंच गई। तो ये एक ऐसी इसका जो सबसे तकलीफ दे इसका इम्पैक्ट होता है। एक्सपोर्ट तो पता नहीं बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती, क्योंकि आज तक तो डिवैल्यूएशन जो है जो मेन टूल समझा जाता है कि जी इसको फ्री छोड़ें एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और 8% को प्रमोट करते करते हम
92% को बोझ में ले आते हैं पूरी बाकी जो हमारा मईशत है। तो एक्सपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि कुछ अरसे से पिछले साल से करेंसी अब स्टेबल हालत में है और एक्सपोर्ट्स भी अच्छा ट्रेंड शो कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें इजाफा हो रहा है, आईटी में इजाफा हो रहा है और सेक्टर में इजाफा हो रहा है। तो ये जो सारे जो कंबाइंड फैक्टर्स हैं इंशाअल्लाह आपने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पहले 200 यूनिट तक के लिए एक ख़ास स्कीम दी, फिर पंजाब ने 200 से 500 तक। तो वो कोई यानी लो कॉस्ट आइटम नहीं थी। जो पहली फेज़ थी 200 यूनिट्स के लिए गर्मियों में, वो 50 बिलियन रुपीस की उसमें सब्सिडी थी। और जो पंजाब ने किया उसमें भी करीबन 57 से 60 बिलियन का एस्टीमेट है, तखमीना, फाइनल फिगर्स आ जाएंगे। तो इकोनॉमिक साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर। महंगाई के लिहाज से आप भी फील कर रहे होंगे कुछ अरसे से, अब वो जो हर हफ्ते तूफान होता था वो नहीं है और सेटल हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। सारे नंबर्स उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हाई 20s और हाई 30s में जो हमने देखा है पिछला अरसा कुछ, तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 5% पे महंगाई आ चुकी है। बिजली में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी हिम्मत और कोशिश के साथ जो स्पेस निकल सकती थी लोगों के लिए निकाली और आवाम को उसकी रिलीफ दी। और अभी भी वो इस काम में लगे हुए हैं क्योंकि फिर गर्मियाँ आ रही। तो दैट डजंट मीन के देयर इज एनी डल मोमेंट फॉर द गवर्नमेंट। जहाँ तक हमारा वो जो था कि जी हम सफारती तन्हाई का शिकार है, आप में से बहुत साथी को याद होगा कि कोई 1.5 साल पहले ये आम बात होनी शुरू हो गई थी और ये करीबन हकीकत भी थी। तो अनप्रेसिडेंटेड जो चैलेंजेस थे नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो हमारी जो कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल अप्रोच वो यही थी कि हमने अपना डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बढ़ाना है। हमने तमाम खासकर रीजन में जो हमारे नेबर्स हैं, हमारा पेरिफेरी में सेंट्रल एशियन स्टेट्स, साउथ एशिया में, तो ये सारी चीज़ें इस हुकूमत के एजेंडे पे थीं। और आपने देखा कि पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक परसेप्शन थी या एक रियलिटी थी वो बिल्कुल हवा में उड़ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज पाकिस्तान पूरी तरह एक्टिवेटेड है, पूरी तरह तमाम यानी डायमेंशन में, बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल हो, तमाम फोरम्स पे फॉरेन ऑफिस अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। क्योंकि कुछ लेवल्स होते हैं इनमें जो जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं तमाम फोरम्स पे, बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो, उसमें सीनियर ऑफिसर्स लेवल होता है, वर्किंग लेवल होता है, सीनियर ऑफिसर्स लेवल होता है, फिर मिनिस्टेरियल लेवल होता है, फिर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट लेवल होता है। तो तमाम लेवल्स पे एक्टिविटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोफा जो है फॉरेन ऑफिस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको थोड़े से रिमाइंड करा दूं कि 2024 में जो 10 महीने थे वो हमने कहाँ कोशिशें की। इसका जो कोर हमारा अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जो मैंने पहले दिन आके अपने साथियों को कहा था फॉरेन ऑफिस में कि आज से हम कन्वेंशनल डिप्लोमेसी के साथ साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी करेंगे। क्योंकि अब दुनिया में इकोनॉमी इज़ द नेम ऑफ द गेम। वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में वो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने अपने ओपोनेंट को कहा था, इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, अगर आपको याद हो। तो गवर्नमेंट के फौरी बाद एक फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ ब्रसल्स में। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने अटेंड किया। और कभी हमारी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे
बड़ी तनकीद होती थी, अब ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि दुनिया ने उस फोरम पे फर्स्ट था सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रसल्स में मार्च में, तो दुनिया ने वहाँ अब मान लिया है कि हाइड्रो के बाद जो क्लीनेस्ट और सेफेस्ट एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी या सेफ एनर्जी, वो सिविल न्यूक्लियर है। तो मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे अपना इंटरवेंशन भी किया, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। आपको पता है कि हमारी हुकूमत ने पीडीएम की हुकूमत के वक़्त हमने C5 का चश्मा 5 का जो मुआहदा फाइनल किया था चीन के साथ, जो हमारी नेगोशिएशंस थी वो हो चुका है और उसकी शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वो बड़ा कामयाबी के साथ वो इंशाल्लाह अब पाया तकमील तक पहुंचेगा। जो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में K2 K3 दोनों कराची में जो हमने न्यूक्लियर शुरू किए थे करीबन 2500 मेगावाट के दोनों मिला के, तो वो भी पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी, यानी मल्टीलैटरल एक्टिविटी। उसके बाद फिर आपको याद होगा सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हमारी दावत पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए अप्रैल में, और बड़ी यूज़फुल उनके साथ मीटिंग्स हुई, हमारी डिस्कशंस हुई, मल्टीलैटरल ग्लोबल इश्यूज हर चीज़। फिर उसी महीने में आपको याद होगा कि मरहूम ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो और उनके वज़ीर ख़ज़ाना तशरीफ़ लाए, और बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई। और मुझे याद है कि इसी कमरे में उनके वज़ीर ख़ारजा और मेरी आपसे गुफ्तगू भी हुई। फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो सऊदी अरेबिया में हुआ, उन्होंने थीम थी उनकी ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी, रियाद में जो हुआ वो भी अप्रैल में था, उसमें पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उसी अगले महीने में OIC समिट था बेंजोल गैम्बिया में, उनके कैपिटल बेंजोल में। तो मेरी ड्यूटी लगी कि मैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी अटेंड करूं और साथ मैं समिट जो है उसमें भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा कामयाब था। हमने सिर्फ उस फोरम पे नहीं, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जितने जो मैं आपको काउंट क्विकली करवाऊंगा ब्रीफली, तो हाँ, हमारा जो कोर एजेंडे में जो शामिल होता है वो जम्मू एंड कश्मीर, उसके हवाले से जो वहाँ कुछ हो रहा है और जो होना चाहिए और जो एक हिस्ट्री है, और साथ गाज़ा एंड वो हमारी एक यानी भरपूर हमने नुमाइंदगी की है। मैं भी आपको आई विल रन डाउन फ्यू इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हमने अटेंड किए, पाकिस्तान के बिहाफ पे पार्टिसिपेट किया। और जो नई चीज़ हमने 15वें OIC में बेंजोल में की पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई। बाकायदा हमने कैंपेन की, हमने मिनिस्टर्स को कन्विंस किया कि जी इसके ख़िलाफ़ एक स्पेशल एनवॉय सेक्रेटरी जनरल OIC का होना चाहिए जो फुल टाइम ये काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सीडेड। उस मीटिंग में कुछ ममालिक के अपने अपने होते हैं ये इन मल्टीलैटरल फोरम्स पे, लेकिन जो होता है रिजल्ट जो एंड में क्या निकले, तो कुछ रेजिस्टेंस थी, लेकिन फिर वो अपॉइंटमेंट भी हो गई। जो पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर थे उन पे कुरा निकला, वो आपको पता है बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, तो उन पे कुरा निकला, और वो अभी वो OIC सेक्रेटरी जनरल के स्पेशल एनवॉय हैं ओनली फॉर इस्लामोफोबिया, इसको हैंडल करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ। फिर हमने हमेशा ये जो गाज़ा में जो कुछ हो रहा है, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने ही नेवर मिन्स्ड वर्ड्स, वो बड़े खुल के उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया और ब्लेम किया कि ये जेनोसाइड हो रही है, ये वो कर रहे हैं और इसको बंद होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ममालिक के सरबराहान ने इतनी दिलेरी के साथ गाज़ा की जो है मामले को टेक ऑन किया जैसे पाकिस्तान ने किया, और जिस तरह बाय नेम ब्लेम या जिम्मेदारी भी डाली, वो भी सिर्फ पाकिस्तान चंद 2-3 ममालिक में से है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान मुल्क होने के नाते और एक OIC
की फैमिली का मेंबर होने के नाते 57 मुस्लिम ममालिक का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा फ़र्ज़ है। और वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म और मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा हर फोरम पे उसके लिए आवाज़ उठाई है, और इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। हमने नो अनसर्टन टर्म्स हमने कहा कि जी जो रेजोल्यूशंस हैं वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो कहा है इस प्लॉजिबल जेनोसाइड, और ये है हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। लेकिन हमने इसके साथ साथ अमली भी कुछ इकदाम किए हैं। हमने करीबन 14 के करीब कंसाइनमेंट्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की गाज़ा में, करीबन 9 अपना लेबनान में 5 और सीरिया में 4। तो इसके साथ साथ उनके चूँकि तमाम मेडिकल कॉलेजेस तबाह हो चुके हैं, हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं, तो उनके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसमें मेनली डॉक्टर्स हैं, वो मेरी विज़िट के दौरान, उसका मैं बाद में जिक्र करूँगा, बायोलैटरल विज़िट यूके की, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इनको जो फाइनल, ताकि इनकी तमाम तालीम ज़ाया ना हो, तो जो फाइनल जो इनकी है साल, वो पाकिस्तान में ये तालीम मुकम्मल कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ आके तमाम मेडिकल कॉलेजेस को, पब्लिक एंड प्राइवेट, उनको इंगेज किया। उस पर एक कमेटी भी है जिसको मैं हेड करता हूँ, और उनमें स्पेस निकाली, और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टूडेंट्स जो हैं फ़लस्तीन के, वो लाहौर और इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में आके दाखिला लेके अपनी तालीम शुरू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी एक, जैसे मैंने कहा कि हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ हमने ये जो एक जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग ओआईसी पे काफ़ी सालों से नहीं हो रही थी, और उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं, ये भी आफ्टर लॉन्ग टाइम वी मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह बेंजोल में कि जी ओआईसी की कॉन्टैक्ट ग्रुप जो जम्मू एंड कश्मीर पे उसकी मीटिंग हो, और उसमें हमारे दोस्त ममालिक ने, सऊदी अरेबिया ने, तुर्की ने, ईरान ने, इन्होंने भरपूर पार्टिसिपेट किया मेरे साथ उस फोरम के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर, आपको याद होगा मई में, फिर अभी तो मैं फास्ट टैग करने की कोशिश करता हूँ, वो उन्होंने यूएई का विज़िट किया। उन विज़िट्स की मैं यानी जो अहमियत है वो इस तरह बताऊँगा कि वो पाकिस्तान को मार्केट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये विज़िट्स करते रहे हैं और कर रहे हैं। उन्होंने सऊदीया में जो विज़िट्स की, ही मेक श्योर उन्होंने अज़रबैजान के साथ, कुवैत के साथ, यूएई के साथ, ये तमाम जो है ये करीबन 29 बिलियन की इंडिकेशंस हैं जो कि पाकिस्तान में पोटेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इनफ्लो आने वाले वक्त में होंगी इंशाअल्लाह। तो इसके बाद हम D8 ने, जो डेवलपिंग 8 का एक फोरम है, उसका हेड क्वार्टर्स एज यू नो कि वो उसमें है इस्तांबुल में, और हमने रिसेंटली रियाद में अगले साल के लिए पाकिस्तान की बारी थी सेक्रेटरी जनरल की, तो हमारे एक बड़े अकम्पलिश्ड फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और डिप्लोमेट सुहेल साहब को हमने वो प्रपोज़ किया, और उनके लिए हमने कंट्री से लॉबी की, और उनकी अपॉइंटमेंट एंडोर्स हो गई है। तो वो 1 जनवरी 2026 से अपनी 4 साल की जिम्मेदारियां इस्तांबुल में संभालेंगे। D8 की जो मीटिंग थी वो गाज़ा पे थी, भरपूर हमारी वो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी। उसके होस्ट मेरे भाई तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान साहब थे, और मीटिंग जो ऑफिशियल जब ख़त्म हुई तो जो तुर्की के सदर हैं तैयब एर्दोगान साहब ने फिर तमाम मिनिस्टर्स को इनवाइट किया और उनके साथ इनफॉर्मल गुफ्तगू की। उसके बाद जून में आपको याद होगा कि अपना जो है किंग ऑफ जॉर्डन, इजिप्ट के सदर और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इसी गाज़ा के ऊपर, क्योंकि दुनिया में आग लगी हुई थी, बच्चे मासूम और औरतें मर रही थीं और शहीद हो रहे थे, लाख से ऊपर यानी ज़ख्मी हो चुके थे, तो सारी दुनिया ज़रा सा भी अगर ज़मीर है तो वो उसमें वो इंटरेस्ट ले रहे थे और कोशिश कर रहे थे।
तो ये फिर अमान में मीटिंग हुई, इस पर भी हमने अपना भरपूर आवाज़ उठाई। और इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर जून में आपको याद होगा चाइना ऑफिशियल विजिट पे गए, और उस विजिट में करीबन 23 MOU साइन हुए, जिसके ऊपर प्रोग्रेस जारी है। और साथ साथ CPEC की फेज़ 2 पे वहाँ बातचीत हुई, वो मामला सारा फाइनलाइज हुआ। और वो भी आप देख रहे हैं कि ML1 जो कराची से हैदराबाद रेलवे का है, या जो काराकोरम है, दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर अमल इस वक्त जारी है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने 2 और 3 जुलाई को ताजिकिस्तान का बायोलेटरल उनकी इनविटेशन थी, तो उसको विज़िट किया और उसको अनेक्स किया, क्योंकि 4-5 जुलाई को हेड्स ऑफ स्टेट शंघाई कॉरपोरेशन SCO की मीटिंग थी आस्ताना में। तो साथ साथ टाइम भी बचता है, तो पहले उन्होंने बायोलेटरल विजिट की ताजिकिस्तान की, और फिर हेड्स ऑफ स्टेट समिट अटेंड किया आस्ताना में। मैंने उनके साथ उससे पहले, चूँकि जनरल फॉर्मेलिटी है कि समिट के वक्त पहले मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, फिर समिट होता है, तो वो अपने जो हमारे साथी हैं उनके साथ मिल के, और मेन समिट जो था वो आपने देखा कि वो हुआ। और उसके साइड लाइन पे हमने ट्रायलैटरल मीटिंग भी की, और वो तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान की थी। वज़ीर आज़म और दोनों सदूर तुर्की के और अज़रबैजान के, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साइड लाइन्स के ऊपर वो एक मीनिंगफुल मीटिंग की। उसका शायद अगला राउंड बड़ी जल्दी होने वाला है। फिर आपको याद होगा कि जद्दा में जितनी आग लगी हुई थी, अगस्त में फिर OIC मेंबर्स को इकट्ठा किया गया फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे, तो उनको इनवाइट किया गया कि जी बैठ के बात करें, क्योंकि हर रोज़ तकलीफ दह खबरें आ रही थी और जुल्म और बर्बरियत जारी थी। तो वो मीटिंग हमने अटेंड की। और इसके बाद सितंबर में, जैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का जो इजलास है वो बड़ा क्रूशल था। कुछ हालात मुल्क में इस तरह के थे कि चीज़ों को हैंडल करना और काफ़ी जिम्मेदारियां थीं, तो फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म साहब अंगा में जाएंगे और मैं यहाँ रह के बाकी कामों को हैंडल करूँगा। तो उनकी जो आपने देखा कि दर्जनों हेड्स ऑफ स्टेट, वज़ीर आज़म से साइड लाइन्स पे मीटिंग हुई, बड़ा कामयाब एक विज़िट था। भरपूर आवाज़ उन्होंने उठाई कश्मीर और गज़ा के फ़लस्तीन के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी जो थी मीटिंग, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने अंगा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का फ़र्ज़ अदा किया। इसके बाद मुझे बायोलेटरल विज़िट थी UK की। UK को जो उनके डेविड लेमी हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरी कह लें, क्योंकि उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी मीन फॉरेन मिनिस्टर, तो उनकी इनविटेशन पे मैं वहाँ गया। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। अभी वहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे, वो शेडो फॉरेन सेक्रेटरी थे। जून में उन्होंने मुझे, जब पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना और हम चाइना में थे, विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं फ़लाँ हूँ, और इलेक्शन अगर हम जीते लेबर पार्टी अगले साल, तो मैं आपके साथ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू वेरी क्लोजली। तो मैंने उनकी दावत कबूल करते हुए मैंने विज़िट किया। और उनकी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो एज लीडर ऑफ द अपोजिशन करीबन 2 साल पहले पाकिस्तान में मुझे विज़िट कर चुकी थी। उस वक्त वो डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन थी लेबर पार्टी की, हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो मैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर था। तो मेरी उनसे भी बड़ी तफसील से मुलाकात हुई, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंजेला रेनर से। और फिर मेरी जो है कोर मीटिंग जो थी, वो अपने काउंटर पार्ट के साथ, डेविड लेमी साहब के साथ हुई, जिसमें मैंने अमंग अदर थिंग्स PAA का जो है वो इशू रेज किया, क्योंकि PDM की गवर्नमेंट में हमने उस पर बहुत मेहनत की। ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक यानी नॉन सीरियस स्टेटमेंट कोई देता है, काबीना का मेंबर होता है, और उसमें
पाकिस्तान की नेशनल कैरियर यूरोप में, यूएस में, यूके में वो बैन हो जाती है, तो फिर हमें वो तमाम उनकी बातें माननी पड़ी। ज़ाहिर है विश लिस्ट तो फिर लंबी होती है, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। वो हम पीडीएम की गवर्नमेंट में जो एक साल सितंबर 22 टू 9 अगस्त 2023 बेपनाह मीटिंग्स की और बेपनाह काम किया हमने, और इवेंचुअली लॉ में भी चेंजेस की। जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का लॉ है, रेगुलेटरी और सिक्योरिटी फंक्शंस को अलग किए, और वो भी उनकी एक डिमांड थी। जो यानी बैन ना होता तो ये शायद ये चीज़ें रूटीन में चलती रहती हैं। तो अब जो ही हमें गवर्नमेंट में वापस आए तो हमारा प्रायोरिटी थी कि जब भी बाहर जाते हैं हमारा डियास्पोरा जो है पाकिस्तानी बहन भाई, वो बड़ी इनकन्वीनियंस है, उनको बड़ी महंगी टिकटें मिलती हैं और फिर कई वाया आना पड़ता है किसी और ममालिक के ज़रिए, डायरेक्ट फ्लाइट्स हार्डली कोई है। तो उसके लिए फिर मैंने उनसे, उन्होंने कहा जी कि हम देख रहे हैं यूरोपियन ममालिक के सफ़रा को मैं यहाँ इनवाइट करता रहा, यूके की हाई कमिश्नर साहिबा को, उनसे मेरा यही होता था कि जी आप जो आप चाहते हैं हम वो चीज़ें पूरी करके आपको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन आप ये जो बैन है इसको उठाएं। तो आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने वो बैन उठाया है। और जो कॉमनवेल्थ की मेरी जो विज़िट है स्माओ में, वो उसकी मैं अभी जिक्र करूँगा। तो उसमें फिर मेरी दोबारा फॉरेन सेक्रेटरी जो उनके हैं मेरे हम मनसब डेविड लेमी साहब से बात हुई, तो उन्होंने जनवरी का वादा किया, जनवरी का, कि उनकी टीम आएगी। और मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के घर से कि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमने वो तमाम चीज़ें पूरी की हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी हम इस वक्त पीएए की जो टेक्निकल और सिक्योरिटी यानी स्टैंडिंग है वो कई यूरोपियन एयरलाइन से भी बेहतर है। 80 मिड 80s में इसकी रेटिंग हुई है, और वो हम नहीं करते, इंटरनेशनल रेटिंग होती है तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सेफ्टी को, रेगुलेशन को, ऑपरेशन को, हर चीज़ जो नेम इट इज देयर। तो वो अब होपफुली इस महीने अल्लाह करे, क्योंकि ये कोई छोटा लॉस नहीं हुआ। उस एक स्टेटमेंट ने पाकिस्तान ये पीएए का 67 बिलियन एनुअल एवरेज रेवेन्यू था यूके से, और 17 बिलियन था फ्रॉम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से, यानी 84 बिलियन एवरेज एनुअल रेवेन्यू का लॉस हुआ है इतने साल। कोई है जो इस मुल्क में को पूछे, किसी को ये अकाउंटेबिलिटी करे? ये बस अभी तो यूके अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्दी हम कर लें, तो फिर लोगों की डियास्पोरा की बहुत दुआएं भी मिली हैं और वो बहुत खुश हैं यूके के होने से। इंशाल्लाह मज़ीद उसमें बेहतरी आएगी। फिर आपने देखा कि ये पाकिस्तान में ये रुपीस 87 बिलियन रुपीस। आई विश इट वाज 87 बिलियन डॉलर पर, ताकि अगर वो रिकूप हो रहा हो तो मैं आज खुशियां मनाऊं कि भी हमारा तो सब जो फॉरेन अकाउंट के इशू जो हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे कहते हैं, वो तो बिल्कुल हवा में उड़ जाएंगे इंशाल्लाह, टाइम आएगा। तो आपने देखा कि फिर 14 अक्टूबर को चाइना के प्राइम मिनिस्टर बायलैटरल विजिट पे पाकिस्तान आए। हालांकि कराची का इंसिडेंट हो चुका था और इशू था, और उन्होंने बायलैटरल उनकी विजिट हुई, बड़ी सक्सेसफुल थी। और फिर 27 साल के बाद एक पाकिस्तान में एक अच्छा इकट्ठ हुआ, शंघाई कॉरपोरेशन का हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट हुआ 27 साल के बाद। मुझे याद है 1997 में इस टाइप का एक इवेंट हुआ था पाकिस्तान में। उसमें पाकिस्तान ने अपनी जो भरपूर जिम्मेदारियां अदा की, वो तमाम अदारों को मैं मशकूर हूँ। फॉरेन ऑफिस के अलावा इंटीरियर मिनिस्ट्री, अपना हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, जितने अदारे हैं, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, और अल्लाह के फल से हमारे मेहमान भी बहुत खुश हुए। कन्वेंशन सेंटर जो कि एक बिल्कुल जंगल बना हुआ था, उसको रिवाइव किया, और मेरी टीम यहाँ से करीबन हर हफ्ते 4 विजिट करती थी। चीफ कमिश्नर
जो इस्लामाबाद हैं, जो CDA चेयरमैन भी हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद और शाबाश देता हूँ। उन्होंने भी बहुत मेहनत की और प्राइम मिनिस्टर खुद कई मीटिंगें करते थे। हमारी तो करीबन 15-16 सब कमेटीज थी मोफा की। इट वॉज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होस्ट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट इन पाकिस्तान, और उस लेवल का जो 27 साल के बाद एक्टिविटी होने जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह 8 प्राइम मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर्स जो 10 कंट्रीज हैं उन्होंने शिरकत की, और इट वाज यू नो वेरी वेल रिसीव्ड एंड प्रेज्ड। जितने हमारे मेहमान थे बहुत उन्होंने तारीफ भी की और बड़ा अप्रिशिएट भी किया। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो जो कन्वेंशन सेंटर है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे इवेंट्स के लिए इंशाल्लाह आइंदा इस्तेमाल होगा। मैं कल भी एक मीटिंग कर रहा था, जो है राब्ता इस्लामी जो मुसलमान ममालिक की एक तंजीम है सऊदीया बेस्ड, वो एक गर्ल्स एजुकेशन इस्लामी ममालिक में उसके हवाले से एक कॉन्फ्रेंस करना चाहती है OIC मेंबर कंट्रीज़ की। तो वो पाकिस्तान उन्होंने चूज़ किया है। इंशाल्लाह कन्वेंशन सेंटर में फिर रौनकें बड़े बड़े चंद दिनों में आने वाली हैं, और उसकी तैयारी के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद भी देख रहे हैं। मैं भी साथ, मेरी भी जिम्मेदारी है लगी हुई है कि मैं भी मीटिंग्स करूं। तो SCO के लाइंस पे हम उसको देख रहे हैं। करीबन मोर देन 30 कंट्रीज हैव कंफर्म्ड उनके मिनिस्टर्स आ रहे हैं, और करीबन 50 डेलीगेट्स आर एक्सपेक्टेड। तो आपको पता है कि OIC के टोटल जो ममालिक हैं वो 57 हैं पाकिस्तान समेत। तो इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह ए वेरी गुड इवेंट, और नोबल कॉज है कि इसमें गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से है। तो इंशाल्लाह ये इवेंट जो है वो चंद दिनों में पाकिस्तान में होने वाला है। अभी आपको मिल जाएंगी बड़ी जल्दी, नेक्स्ट सैटरडे संडे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह। फिर आपने देखा कि मलेशिया के जनाब वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, और उनके साथ मेरे जो कॉलीग हैं, भाई हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर हसन साहब भी आए। तो हमने आपसे बातचीत भी की, वो एक दिन पहले तशरीफ़ लाए, और हमने वो तमाम जो मीटिंग्स हुई वो प्रमोशन ऑफ ट्रेड, और पूरी कोशिश ये है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो प्राइम मिनिस्टर ने उड़ान पाकिस्तान के बैनर के अंदर जो डिक्लेयर किया, तो ये तमाम जो मल्टीलैटरल बायोलैटरल एफर्ट्स हैं उसमें जो की एफर्ट होती है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, तो उन्होंने वज़ीर आज़म को दावत दी जनाब प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब ने, जो उन्होंने इन प्रिंसिपल कबूल की है। लेकिन उसी मीटिंग में जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई उनकी आमद में, तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि मुझे कहा कि आप पहले आएँ, तो आप पहले आएँ, और मेरे जो हम पल्ला है वहाँ फॉरेन मिनिस्टर हसन साहब, आप दोनों रोड मैप भी बनाएं और फिर बिजनेस कम्युनिटी टू बिजनेस कम्युनिटी को इंटरेक्शन करवा लें, तो ताकि प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो मीनिंगफुल हो। तो मैं 3 से 5 टेंटेटिवली यही है 3 से 5 फरवरी मेरी इंशाल्लाह विज़िट प्लान हुई है। और उसके साथ अभी हम जब रिसेंटली जब कायरो में थे, तो बांग्लादेश के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं इस वक्त डॉक्टर यूनुस, तो उन्होंने भी उनको इनवाइट किया गया, उन्होंने असूली तौर पे इन प्रिंसिपल इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं विज़िट करता उनके विज़िट से पहले। तो चूँकि रास्ता एक ही है, तो मैं जाते ही आते डेट्स वर्कआउट हो रही हैं कि मलेशिया के साथ मैं इंशाल्लाह ढाका की विज़िट भी करूँगा। बांग्लादेश की विज़िट मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हमारा वो एक भाई है, बिछड़ा हुआ भाई है, और हमें पूरी कोऑपरेशन करनी चाहिए उनके साथ, और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी है इंशाल्लाह कि हम मिल के उनके साथ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एंड ट्रेड फ्रंट थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद चोगम था, अभी मैंने उसका जिक्र भी किया, जो कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है। तो इस दफ़ा वो कहीं ऐसा मुश्किल जगह चुनते हैं
OIC भी वो दुनिया के आखिरी किनारे बंजोल, करीबन 36 घंटे में बंदा पहुंच जाए 3 फ्लाइटें चेंज करके 36 घंटे में। तो वो मैं मेरी फिर वो जैसे बेंजोल में ड्यूटी लगी थी वो भी मेरी लगी, वैसे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, तो मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 36 घंटे की जो मसाफत थी वो वहाँ के इंटरेक्शन से और वहाँ की मीटिंग से किंग चार्ल्स और उनकी वाइफ क्वीन वो खुद मौजूद थे और होस्ट वो थे, उनके प्राइम मिनिस्टर और कई प्राइम मिनिस्टर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के मौजूद थे और जो कंट्रीज़ के चंद एक नहीं आ सके उनके फॉरेन मिनिस्टर थे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेरी तरह थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक बड़ी यूज़फुल एक्सरसाइज थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेक्शन था। क्यों ज़रूरी है मैं आपको लाइटर वे में शेयर कर लेता हूँ। मैंने अपने फॉरेन ऑफिस की जो कोर टीम है उनसे पूछा, यार 36 घंटे मुझे तो आपने ट्रैवल करवा कर मरवा दिया है, तो ये 36 घंटे की मुसाफत ज़रूरी है इसका? उन्होंने कहा जी कि इनमें वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान को मल्टीलैटरल फोरा पे सपोर्ट करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज मेनली। तो अगर आप जाएंगे उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। दिस इज़ ए यूनिक अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान उनके साथ इंटरेक्शन उस फोरम पे कर सकता है। तो मैंने फिर पाकिस्तान की खातर बिस्मिल्लाह की और फिर ये ब्रोकन जो जर्नी थी 36 घंटे में 3 फ्लाइटें चेंज कर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे और इट वाज एक्सीलेंट इवेंट। और उधर फिर मैंने डेविड लेमी साहब को रिमाइंड करवाया कि आपने मुझसे वादा किया हुआ। सो ही सेड वी विल सेंड आवर डेलीगेशन, टेक्निकल डेलीगेशन फॉर इंस्पेक्शन इन जनवरी फॉर फिजिकल विजिट एंड देन उसके बाद हम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज आल्सो वेरी गुड। तो अरब इस्लामिक समिट अभी हुआ है, अभी आपने देखा रियाद में नवंबर में। तो उसमें बेसिकली ये OIC एंड आपका अरब लीग ये मिलके इन्होंने किया था। बड़ा यानी इस वक्त जो इश्यूज है दुनिया में उसके ऊपर खुल के बातें हुई और उसका जो प्रिपरेटरी सेशन था तैयारी करने वाला, तो इसलिए मैं एक दिन पहले गया। तो मैंने वो जो फॉरेन मिनिस्टर और जो हमारी जो सीनियर ऑफिसर तो पहले जा चुके थे वो मीटिंग्स और वो क्योंकि वो हर चीज़ तैयार करते हैं ऑब्वियसली ये फोरम जो है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट के लिए। जो कम्युनिटी आप देखते हैं उसमें पीछे बहुत काम हो चुका होता है, वो करीबन फाइनल डॉक्यूमेंट एक उस दिन रोल आउट होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मीटिंग हमारी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल थी। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने फिर उसके बाद नवंबर में जो COP29 क्लाइमेट चेंज के हवाले से था उसमें उन्होंने शिरकत की और वो बड़ी कामयाब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग थी। ये अज़रबैजान में हुई और जैसे मैंने कहा कि अज़रबैजान के साथ हम ट्रायलैटरल मीटिंग्स कर चुके हैं टर्की के साथ और शायद फिर होंगी इंशाल्लाह। तो इसके बाद उन दिनों में आपको याद होगा नवंबर के टुवर्ड्स एंड आई थिंक या मिडल में ये आए थे हमारे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ। तो वो मुझे इनवाइट करने आए थे, उनका ख्याल था कि मैं कहीं फॉरेन सेक्रेटरी साहबा को ना भेज दूँ। तो उन्होंने कहा तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि अगर मशहद में आप कर ले, मैंने सलाम करने जाना। तो उन्होंने टू माई ग्रेट सरप्राइज आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने फिर ECO समिट मशहद में रखा और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुल के हमारी डिस्कशन हुई। तमाम ECO के जो मेंबर, आपको पता नहीं ये इसके ओरिजिनल तो हम 3 कंट्रीज थे RCD, टर्की, ईरान, पाकिस्तान। वो फिर कन्वर्ट हुआ, ये 65 से जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो फिर कन्वर्ट हुआ। तो ये ECO समिट इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो तेहरान में है और इसमें भी हमारे वन ऑफ द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर असद इज नाउ सेक्रेटरी जनरल, पिछले 1 साल से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मशहद में भी वो उनके साथ इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स है, जो सीरिया में जो कुछ हो रहा था, जो इसराइल वगैरह, वो मशहद में इट वाज अ वेरी पॉजिटिव मीटिंग। अभी रिसेंटली आपने देखा कि कायरो में जो समिट हुआ है वो बेसिकली D8 की मीटिंग थी और वो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी लीडरशिप में। जो D8 डेवलपिंग 8 फोरम जो है वो कंट्री के हेड्स के तकरीबन सारे सदूर आए हुए थे या प्राइम मिनिस्टर बारिंग 1-2। तो उसमें जो इस वक्त दुनिया को
जो चैलेंजेस दरकार है उसके ऊपर सारी बातचीत थी। और मैंने वो इट वाज ए कोइंसिडेंस के जो डेट थी वो बाकू में सीका की मीटिंग भी थी, तो वो उन्होंने मेहरबानी करके वर्चुअल की इजाज़त दे दी। तो मैंने कायरो पहुंच के पहले तो 4 घंटे वो मीटिंग अटेंड की और फिर मैं अपने D8 के प्रिपरेटरी मीटिंग में तैयारी शुरू हो गई। फिर अगले दिन वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए और वो जो अपना D8 का समिट था, यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट, वो फिर हुआ। तो ये मैंने थोड़े से आपको थोड़े से रन डाउन दिए हैं कि ये 10 महीने में जो हमारी एफर्ट्स हैं वो क्या थी। और इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा कि हमने पाकिस्तान को, अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। हम 8वीं दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल के 75 साल में मेंबर मुंतखब हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा अनलाइक पास्ट हम रिकॉर्ड वोट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ओवरवेलमिंग सपोर्ट 182 वर्सेस 5, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम अपना भरपूर रोल अपना किरदार करेंगे। कल से हमने वहाँ सीट संभाल ली है। इस वक्त गालबन अल्जीरिया के पास है उसकी प्रेसिडेंटशिप। पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है कुछ जुलाई के इर्द गिर्द पाकिस्तान की बारी आएगी। तो हम जो हमारे कॉलीग्स हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे क्लोज ममालिक हैं, उनके साथ हम इंशाल्लाह इंटरेक्शन करेंगे सफारती महाज पर, और ग्लोबल जो कोऑपरेशन हो सकती है ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर, और पाकिस्तान के मफाद में जो बायलैटरल ट्रेड इकनॉमिक जो रवाबत है और जो सिलसिले में बढ़ाए जा सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी पूरी फोकस होगा। मैंने कल ही फॉरेन ऑफिस में आपके कुछ साथी मौजूद थे। मैंने अपने P5 को खास कर जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और जो 10 इलेक्टेड होते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो उनकी मैंने एक ब्रीफिंग रखी थी ताकि उनके साथ हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें, कुछ शेयर करें। तो वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कल मीटिंग हुई है। तो ये एक थोड़ा सा जो रन डाउन है मैंने आपको दिया कि प्राइम मिनिस्टर एक तरफ तो वो अपनी पूरी एफर्ट्स इकोनॉमी ट्रेड उसके लिए लगा रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एक मिसाइल पावर है, दुनिया में रिकग्नाइज्ड है। और इसके साथ अगर जिस दिन आप इंशाल्लाह इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे तो इंशाल्लाह उस दिन हमें सही अपना मुकाम 57 इस्लामी ममालिक में मिलेगा, ये मेरा ईमान है। आज ये अपना साले ज़ाफर से हाथ खड़ा करें, सवाल मेरा नहीं है, मैं ये वैसे एक्स्ट्रा के तौर पे आया हूँ क्योंकि मेरी 12 बजे मीटिंग PM ऑफिस में शुरू हो चुकी है। I think Deputy Prime Minister, बात सुने, Deputy Prime Minister has to attend a meeting at the Prime Minister House. आपने क्योंकि कहा कि इकोनॉमी है, बात सुने, एक सेकंड एक्सेप्ट, देखें ऐसे नहीं होता, आप अब हाथ खड़ा करेंगे और यू विल बी गिवन द फ्लोर। दे जी, हाँ दे। मेरा नाम किरण है सर, आई वर्क फॉर द खुरासान डायरी। क्योंकि आपने ट्रेड की बात की, सो माय क्वेश्चन इज ऑन ट्रेड के हमारे जो दो बहुत इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान एंड इंडिया। अफगानिस्तान के साथ हमारी इन 2024 अकॉर्डिंग टू अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स देयर इज अ डिक्रीज बाय 60% इन बायलैटरल ट्रेड एंड 80% इन ट्रांजिट ट्रेड। और इंडिया के साथ हम लोग अभी तक कुछ भी ट्रेड पे हम लोग बात नहीं करना चाह रहे। उन दोनों ममालिक में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। सो जी, थैंक यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट मी अश्योर यू दैट यू नो एफर्ट्स आर बीइंग मेड। आई विश के टेररिज्म की जो एक मुसीबत है और जो ये एक नासूर है और जो TTP, इस हवाले से फिर मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता। साल की शुरुआत है, दूसरा दिन है कि हमने 2014 में बजट पास हो चुका था और उस वक्त मुझे बुलाया गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, मैं मेंबर के तौर के ऊपर कहा गया कि क्या फाइनेंस करेंगे इस टेररिज्म के अगेंस्ट। 3 ईस्ट के हमने इलेक्शन 2013 का जीता था, जो इलेक्ट्रिसिटी के 18 घंटे की लोड शेडिंग थी उसके खिलाफ, इकोनॉमी जो रूइन थी, मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल थी उसके खिलाफ, और तीसरा एक्सट्रीमिज्म जो दर्जनों होते थे टेररिस्ट अटैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमिटमेंट दी एज फाइनेंस मिनिस्टर, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, हमने वो शुरू किया। 2018 तक ये टोटल इरेडिकेट हो चुका था ये नासूर जो है पाकिस्तान से, या तो मारा जा चुका था या भाग चुका था मुल्क से।
अब किसने ओवर ए कप ऑफ टी जाके उनके बॉर्डर्स खुलवाए, किसने हार्डन क्रिमिनल्स को रिलीज करवाया, और बॉर्डर्स खुलवाने का मतलब है रिपोर्टेडली को वहां पासपोर्ट पे तो नहीं आते, 35 से 40 हजार लोग वापस वो टीटीपी जो गए थे वापस आए। वो जो हार्डन क्रिमिनल्स ओवर 100 पिछली गवर्नमेंट ने, पिछली मतलब है नॉट पीडीएम, द वन बिफोर, जो उन्होंने उनको रिलीज किया, आई थिंक दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। मैं इससे आगे नहीं कह सकता कि आज वो नासूर दोबारा खड़ा हुआ है। दिस गवर्नमेंट हैज द रिजॉल्व टू फाइट इट आउट। Now coming back to Afghanistan, we have already appointed a special representative on Afghanistan. आपको पता होगा सादिक साहब को, very experienced, and अब तक मैं वहाँ जा चुका होता अगर ये बार बार जब भी प्लान हुआ तो खुदा ना खास्ता कोई लास्ट वन वाज कराची इंसिडेंट जब हुआ, आई वाज ऑलमोस्ट सेट टू विजिट अफगानिस्तान। तो हमारी प्रायोरिटी पे है, हमारा ब्रदर मुल्क है हमारा, हम चाहते हैं हमारी ट्रेड और इकोनॉमिक ना सिर्फ उनके साथ हो बल्कि उनके जरिए हम कनेक्ट हों। उज़्बेकिस्तान इज़ रेडी, पिछले साल यहाँ आए, हमने रेलवे मैच फाइनेंस में से पूरा उनके साथ वर्कआउट करके फाइनलाइज करके पड़ा हुआ सब प्लान। तो हम चाहते हैं उनको एंगेज करें, इंशाल्लाह करेंगे। जहाँ तक इंडिया है, इट टेक्स टू टू टैंगो। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दें, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी बोथ साइड्स। थैंक यू।